नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा सिंह इंदिरा आईवीएफ पटना से। आज हम बात करेंगे आईवीएफ और मल्टीपल प्रेगनेंसी की। जब भी आईवीएफ की बात उठती है तब ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी का सबको ध्यान आता है। ये आईवीएफ में तो भाई ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे दंपति जिनकी एक ही संतान होती है वो तो डर ही जाते हैं कि हमें तो एक ही और संतान चाहिए, फिर हम ट्विन प्रेगनेंसी होगा तो हम क्या करेंगे। तो कुछ हद तक ये धारणाएं सही भी हैं और आगे मैं बताऊंगी आजकल क्या क्या एडवांसमेंट आ चुके हैं जिसके कारण आजकल सिंगल प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन हो गई है आईवीएफ टेक्निक के थ्रू। पहले 10-15 साल पहले की बात मैं करूं तो उस समय आईवीएफ का सफलता दर काफ़ी ही कम हुआ करता था, हार्डली 20 से 30%, जबकि उस समय 8 सेल एम्ब्रियो या 4 सेल एम्ब्रियो, 2 दिन वाला भ्रूण या 3 दिन वाला भ्रूण ट्रांसफर जब करते थे तो 2 से 3 या इवन 4 भ्रूण एक साथ ट्रांसफर किया जाता था। तब सफलता दर की बात हम करें तो 20 से 30% हुआ करती थी। अब कोई भी दंपति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे तो बस एक ही चीज दिमाग में रहता है ना कि मुझे किसी भी तरह से सफलता मिल जाए, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाए। डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि उनका किसी भी तरह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए, उनको खुशियां वो दे सकें। क्योंकि एक बार आईवीएफ की टेक्निक हुई और उससे नेगेटिव हो जाता है तो पेशेंट बहुत ही हताश हो जाता है और बहुत ही उम्मीद के साथ वो किसी भी डॉक्टर के पास आता है। तो उस समय इतनी एडवांसमेंट थी नहीं। यदि आप सोचिए 2 से 3 या 4 भ्रूण डालने में 20 से 30% सफलता दर रहती थी, तो यदि किसी में एक ही भ्रूण डालें तो सफलता दर तो काफी गिर जाती। तो इसके कारण ही ये 3 से 4 भ्रूण या 2 से 3 भ्रूण डालने का प्रचलन रहा और जिसके कारण ही मल्टीपल प्रेगनेंसीज काफी हद तक होती थी आईवीएफ के टेक्निक के थ्रू। बट डॉक्टर्स भी परेशान, पेशेंट्स भी परेशान होते थे क्योंकि कभी कभी 3 भी रह जाता था, कभी 4 भी रह जाता था। तो इसके अलग ही कॉम्प्लिकेशंस है। फिर उसमें फीटल रिडक्शन करके एक एम्ब्रियो को हटाना पड़ता था। तो उसमें कभी कभी ये भी डर रहता था कि जो प्रेगनेंसी चल रही है वो भी कहीं अबॉर्ट ना हो जाए। फिर ट्विन प्रेगनेंसी की हम बात करें तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, स्पेशली उम्रदराज महिलाएं या किसी के पेशेंट की यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, तो उसमें ये शक्ति ही नहीं रहती है यूट्रस की कि वो दो भ्रूण या बच्चों को संभाल सके। तो ऐसे कंडीशंस में जब हम 2 या 3 भ्रूण डालते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती है तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अबॉर्शन ये चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। साथ में फीटल कॉम्प्लिकेशन, बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस होने का बहुत चांसेस होता है क्योंकि यदि 28 हफ्ते में डिलीवरी हो गई तो एनआईसीयू में रहना पड़ा, पेशेंट का खर्चा तो बढ़ा ही, साथ में जो एनआईसीयू में बच्चे के जो कॉम्प्लिकेशंस होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रेन में कहीं कुछ हिमोरेज नहीं हो गया, तो ऐसी ये सब प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी। तो नेचुरली डॉक्टर्स परेशान रहते थे, साथ में पेशेंट तो रहा ही रहा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होने लगता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी और डायबिटोजेनिक स्टेट है उसमें यदि किसी में डायबिटीज नहीं भी है लेकिन थोड़ा बहुत भी टेंडेंसी है तो उसकी डायबिटीज इसमें होने लगी, चीनी की बीमारी होने लग जाती है जो बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन यदि किसी में ट्विन प्रेगनेंसी है तो वो और बहुत तेज रफ्तार से अनकंट्रोल्ड होने लगती है जिसमें इंसुलिन की इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है। वैसे ही क्लैम्शिया ये सब भी ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ये सब के चांसेस होना मतलब बीपी बढ़ना, दौरे आना, ये सब के कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सब देखते हुए डॉक्टर्स ने भी सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसी टेक्निक अपनाएं जिसमें सफलता दर भी बढ़े और साथ में हम पेशेंट्स में एक ही भ्रूण ट्रांसफर करें। तो ग्रेजुअली इन 10-15 सालों में जैसे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेजर असिस्टेड हैचिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग की टेक्निक, ये सब धीरे डेवलप हुई और लैब भी बहुत एडवांस होता गया। साथ में अल्ट्रासाउंड मशीन है वो भी बहुत एडवांस होती जा रही है जिसके कारण हमें इंडोमेट्रियम मतलब बच्चे जिसमें रखते हैं यानी कि भ्रूण जिसमें डेवलप करता है यूट्रस,
उसके अंदर जो इंडोमेट्रियम है वो सही है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। यदि प्रॉब्लम है तो दूरबीन की जांच के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद ही मतलब सब कुछ देख करके यदि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो उसमें भी सफलता दर अब काफ़ी हद तक काफ़ी हाई हो चुकी है, जिसके कारण हम सिंगल एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ। जैसे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर मतलब 5 दिन वाला भ्रूण। अब इतना साइंस एडवांस हो चुका है, एम्ब्रियोलॉजी लैब एडवांस हो चुका है, उसका कल्चर मीडिया ऐसा है कि उसमें हम 3 दिन के बदले 5 दिन तक भ्रूण को डेवलप कर सकते हैं। 5 दिन तक डेवलप करने में हम ये देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा फिट भ्रूण है। मतलब यदि 5 भ्रूण मैंने बनाए, 5 में से पहला दिन एक मर गया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 5वें दिन आते आते यदि एक ही एम्ब्रियो है जो हमें बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, तो वैसे एम्ब्रियोज को यदि हम डालते हैं, सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर भी करते हैं, तो वैसे में सक्सेस का रेट काफ़ी हद तक हाई रहता है। तो यदि हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कर रहे हैं तो उसमें सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। साथ ही में लेज़र असिस्टेड हैचिंग, लेज़र असिस्टेड हैचिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी एम्ब्रियो का यदि बाहर का जो कवरिंग होता है हम उसको लेज़र के थ्रू हैच कर दें, मतलब लेज़र के थ्रू वो परत पतला कर दें, तो एम्ब्रियो को हैच करके बच्चेदानी के साथ चिपकने यानी कि यूट्रस के साथ चिपकने में सहायता मिलती है। इससे भी सफलता दर 10 से 15% बढ़ते हैं। फिर पीजीएस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग का मतलब हुआ इम्प्लांटेशन से पहले उसका स्क्रीन करना, जेनेटिक स्क्रीनिंग करना, कि यदि कोई भी क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियोज या हेल्दी एम्ब्रियोज हम दे रहे हैं, मतलब जिसमें अनुवांशिक बीमारियां नहीं होने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी एम्ब्रियोज रहते हैं, तो वैसे एम्ब्रियोज यदि हम ट्रांसफर करें तो वैसे में भी सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब इसका किया क्या जाता है पीजीएस में। पीजीएस में जो हमने भ्रूण लिया, भ्रूण का एक बायोप्सी किया जिसमें भ्रूण को कोई डैमेज नहीं होता, ये गलतफहमी मत रखिएगा कभी भी। उसके ट्रोफोब्लास्ट पार्ट से, मतलब बाहरी पार्ट से, जैसे प्लेसेंटा डेवलप होता है, उससे बायोप्सी लिया जाता है कुछ सेल्स का। उस सेल्स को फिर जेनेटिक लैब्स में भेजा जाता है जहाँ पे उसको वहाँ देखा जाता है कि इसमें क्रोमोसोमली नॉर्मल है या नहीं। फिर वहाँ से आता है कि नहीं ये नॉर्मल है, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वैसे एम्ब्रियोज को यदि हम ट्रांसफ़र करें तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो जाती है। तो आजकल के ज़माने में जब ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, लेज़र हैचिंग है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग है, ये सब टेक्निक्स अवेलेबल हैं एम्ब्रियोलॉजी लैब में, तो इससे हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके सिंगलटन प्रेगनेंसी भी दे सकते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो ये तो आई हमारे एम्ब्रियोलॉजी लैब की तरफ। फिर हम इंडोमेट्रियम की तरफ देखें, क्योंकि कितने बार ये भी होता है कि किसी के बच्चेदानी में सूजन है, एडिनोमायोसिस है, तो और थिन एंडोमेट्रियम है, तो लगता है हमें कि उसमें सफलता दर कम हुई है। तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी हुआ, हिस्ट्रोस्कोपी हुआ, ये सब करके हम देखें कि कैसे इसमें भी सक्सेस मिल सकता है। तो इसलिए ओवरऑल हम यदि पेशेंट का स्टडी करें और उनके एम्ब्रियोज पे ध्यान दें, इंडोमेट्रियम पे ध्यान दें और ओवरऑल चयन जो होता है पेशेंट का अच्छे से करें, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी सक्सेस रेट हाई है और सिंगलटन प्रेगनेंसी के कारण पेशेंट को मतलब सफलता दर भी तो बढ़ता ही है, साथ में प्रेगनेंसी टर्म तक कंप्लीट होना ये भी हो पाता है। तो आई होप आज आपको सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी और आईवीएफ से रिलेटेड, ये सब आपके सॉल्व कर दिए होंगे। और कुछ भी आपको क्वेश्चंस होंगे तो इस फेसबुक पेज पे आप क्वेश्चंस आप हमें डाल सकते हैं, हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करेंगे और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।